नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस का वुमेन फोकस शो शक्ति की समृद्धि और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। महिलाएं अब जहां दफ्तर जाकर पैसे कमाने के मामले में पीछे नहीं हैं, वहीं अब महिलाएं लोन लेने में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पिछले कुछ सालों में महिलाओं के कर्ज लेने की रफ्तार पुरुषों से कहीं ज्यादा तेज रही है और दिलचस्प बात यह भी है कि कर्ज चुकाने के मामले में महिलाओं का रिकॉर्ड पुरुषों से बेहतर पाया गया है और उनका डिफॉल्ट स्तर भी कम है। लेकिन इसके बावजूद अक्सर देखा जाता है कि कमाने के बाद भी पैसे से जुड़े बड़े फैसले महिलाएं परिवार के पुरुषों पर छोड़ देती हैं। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है। चलिए ऑन द शो में हम क्या बात करेंगे, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं और आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ऑन द शो क्या बात होगी, सबसे पहले वो देखते हैं। क्रेडिट मार्केट में महिलाएं बदल रही भारत की आर्थिक तस्वीर। देखिए, आर्थिक तस्वीर बदल रही है क्रेडिट मार्केट में महिलाओं का जो योगदान रहा है उसकी वजह से। वहीं हम जानेंगे कि कर्ज बाजार में कितनी भरोसेमंद आखिरकार महिलाएं हैं, महिलाओं पर कितना भरोसा जो है वो किया जा सकता है, महिलाओं का योगदान कैसा है, उसके बारे में भी डिस्कस हो गया। वहीं दूसरों पर क्यों वित्तीय फैसले छोड़ देती हैं महिलाएं, जो कि अभी हमने आपको बताया भी और आगे भी हम इस पर बात करेंगे कि महिलाएं कमाती तो हैं लेकिन कई बार वित्तीय जो फैसले हैं वो घर के पुरुषों पर छोड़ देती हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों है। वहीं हम बात करेंगे लोन, बचत और निवेश, महिलाओं की बड़ी चुनौतियां आखिरकार क्या हैं, कहां महिलाएं जो हैं वो मात खा जाती हैं या यूं कहें कि महिलाएं इसमें फंस जाती हैं, और महिलाएं कैसे मजबूत करें फाइनेंशियल फ्यूचर, महिलाएं फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे मजबूत कर सकती हैं। चलिए अब शो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे अनुराधा की कहानी, जिनके सपनों को क्रेडिट के पंखों ने उड़ान दी। एक समय था जब घर के आर्थिक फैसले ज्यादातर पुरुष ही लिया करते थे। जयपुर में रहने वाली अनुराधा भी कुछ साल पहले तक ऐसी ही थीं। नौकरी करती थीं, कमाती थीं, लेकिन पैसों से जुड़े बड़े फैसले पति या परिवार पर ही छोड़ देती थीं। फिर एक दिन उन्होंने खुद अपने नाम से छोटा सा लोन लिया और एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे काम बढ़ा, EMI समय पर चुकती रही और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। आज अनुराधा न सिर्फ अपने घर की आर्थिक योजना खुद बनाती हैं, बल्कि निवेश और बचत के फैसले भी समझदारी से लेती हैं। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर अवनीत अरोड़ा जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंजलि, बहुत बहुत नमस्कार मेरा सभी दर्शकों को जो ये शो देख रहे हैं, और बहुत धन्यवाद अमर उजाला टीम का कि आपने मुझे फिर से इस शो के लिए निमंत्रित किया है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। मैम, शुरुआत करते हैं। और अभी जो हमने अपने दर्शकों को कहानी दिखाई अनुराधा की, अक्सर ऐसा ही होता है महिलाओं का कि कई बार उनको लगता है कि शायद हम जो वित्तीय फैसले हैं वो हम नहीं ले पाएंगे। इस कहानी से क्या सबक लेना चाहिए? देखिए, इस कहानी से सबसे पहले तो सबक ये लेना चाहिए कि ऐसे फैसले, चाहे वो आपकी लाइफ से जुड़े हों, चाहे वित्त से जुड़े हों, किसी भी तरह के फैसले जहां पे आप पे उसका कुछ असर हो रहा है, उन फैसलों के प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डेफिनेटली आपको भागीदारी रखनी चाहिए। आपको कभी भी आपके यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड कॉन्वर्सेशन हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, आप खुद से जाके उसमें बैठिए, सुनिए, समझिए और कोशिश करिए ये सब चीजों को देखने की, समझने की और उस तरीके से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की। बिल्कुल मैम, महिलाओं की भागीदारी लोन लेने के मामले में काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी 2025 की अगर हम बात करें तो उसमें केवल 11% ही महिलाओं को होम लोन अप्रूवल मिला है। इसके पीछे की क्या वजह आप देख पा रही हैं, ऐसा क्यों हुआ? देखिए अंजलि, जब आप होम लोन की बात करते हैं तो घर का लोन जो होता है, घर की कीमत ही बहुत ज्यादा होती है। आज के जमाने में अगर आप एक मेट्रो शहर में जाओगे तो एक 1 BHK या 2 BHK जो है 1 करोड़ 80 लाख से 1 करोड़ के रेंज में आता है। इवन टायर 2 टायर सिटीज में अपना खुद का घर बनाना एक बहुत बड़ा जो है फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है। अब क्योंकि उसका अमाउंट ज्यादा होता है तो आपको लोन का अमाउंट भी जो है वो ज्यादा चाहिए होता है। तो एक तो ये कारण है, जब आप वो लोन लेने के लिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास जाते हो तो महिलाओं के केस में क्या होता है, महिलाएं वर्कफोर्स में तो आ रही हैं, काम कर रही हैं,
बट अभी भी आप देखिए कि जो लीडरशिप रोल्स हैं, सीनियर रोल्स हैं, वहां पे महिलाओं का भागीदारी बहुत कम है। तो इनकम गैप्स बहुत ज्यादा होते हैं, इनकम की इनइक्वालिटी होती है। तो बहुत बार आप जो है इस तरह के लोन्स नहीं ले पाते हो क्योंकि आपका इनकम इतना नहीं है कि आपको वो इंस्टीट्यूट को लगे कि आप वो लोन चुका सकते हो। दूसरा दिक्कत जो महिलाओं के केस में होती है कि इरेगुलरिटी बहुत ज्यादा होती है। अब आप देखिए, बहुत कॉमन है करियर गैप्स होना महिलाओं के प्रोफेशनल जर्नी में। कभी हमें घर के बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए कई बार गैप लेना पड़ता है, कई बार बच्चों के लिए लेना पड़ता है, कई बार शादी के बाद कुछ टाइम सेटल होने के लिए लेना पड़ता है। तो अलग अलग रीजन होते हैं जब हम करियर गैप्स लेते हैं। बट उसका असर क्या होता है, आपकी जो एक इनकम स्ट्रीम है वो स्टेबल नहीं दिखती है। तो एज अ इंस्टीट्यूट जब मैं आपको असेस कर रहा हूं तो मुझे दिख रहा है कि कभी तो आपके पास इनकम आ रही है पर फिर बीच में नहीं आ रही है, फिर आ रही है। तो उसके कारण भी आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है उस पर बहुत असर हो जाता है। तो ये भी एक कारण है जिसके कारण जो है होम लोन्स के केस में महिलाओं का अप्रूवल जो होता है वो कम होता है। और जहां तक क्रेडिट हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं उसमें एक और दिक्कत होती है। बहुत महिलाएं तो ऐसी हैं जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री होती ही नहीं है। मतलब अगर कुछ लोगों की है भी तो वो सिर्फ जॉइंट क्रेडिट हिस्ट्री होती है। मतलब अगर कोई लोन लिए भी हैं तो सिर्फ जॉइंट ओनरशिप में लिए हैं, बट इंडिविजुअली अगर मुझे जानना है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता है। तो ये तीसरी दिक्कत होती है जब आप होम लोन्स जैसे लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं। बिल्कुल, तो करियर ब्रेक एक रीज़न होता है। भारत की लगभग आबादी मैम महिलाओं की है और 2025 में जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में उनका हिस्सा लगभग 30% है। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि एक सर्वे हुआ और सर्वे के मुताबिक 75% महिलाएं संपत्ति के रूप में रियल एस्टेट को प्राथमिकता देती हैं। फिर भी होम लोन अप्रूवल में आंकड़ा 11% तक ही सिमटा हुआ है और मैम ने इसका रीजन भी बताया। मैम, अगर इस आंकड़े को यानी कि 11% को इसे और बढ़ाना है होम अप्रूवल के मामले में, तो मैम क्या ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं कि वो जो आंकड़ा है, ये जो डेटा है, ये बढ़ जाए? देखिए, पहली चीज तो ये है कि आपको अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं, आपने कभी भी लोन नहीं लिया है, तो आप पहले कुछ छोटा चाहे तो एक सिंपल सा क्रेडिट कार्ड या कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट आप ले सकते हो कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री शुरू हो। और अगर आपका कुछ क्रेडिट हिस्ट्री है जो सिर्फ जॉइंट में है, इंडिविजुअल खुद के नाम पे कुछ नहीं है, उस केस में भी इस तरीके का सोल्यूशन आप देख सकते हो। दूसरा ये है तो कम से कम रिकॉर्ड रहेगा कि अच्छा आपके पास कुछ तो क्रेडिट था और आपने इस तरीके से उसको इस्तेमाल किया और इस तरीके से उसका भुगतान किया, तो कुछ रिकॉर्ड मिलता है। दूसरा ये है कि जहां तक हो सके आप अपना करियर में जब आप काम कर रहे हैं, आप लीडरशिप रोल्स में जाइए, आप आगे बढ़िए, आप सीनियर पोजीशंस में जाइए। जितना आपका करियर में जो है प्रोग्रेस होगा उतना ही आपका इनकम बढ़ेगा, और जितना आपका इनकम बढ़ेगा उतना ही जो है आपका लोन लेने का एलिजिबिलिटी अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है उससे। तो ये दो मेन चीजें हैं जो महिलाएं कर सकती हैं। और तीसरा क्या है, अच्छा इसका एक दूसरा पहलू भी होता है। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम अलग अलग जगह पे किसी तरीके के लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स को अप्लाई कर देते हैं सेम टाइम पे, राइट? और उसमें से चाहे हम शायद मान लीजिए 5 जगह हमने अप्लाई किया पर हमने सिर्फ एक ही को हाँ बोली या एक ही से लिया। जब आप इस तरीके से उसको प्रोसेस को फॉलो करते हो, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में वो 5 इंस्टीट्यूट जहां पे आपने अप्लाई किया था उन्होंने आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक किया, क्रेडिट स्कोर निकाला, तो उससे एक जो है परसेप्शन बन रही है कि आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के पास जा रहे हो और आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको एक ही जगह से या 2 ही जगह से वो क्रेडिट मिल रहा है। ये सब चीजों से भी आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना उस पर इम्पैक्ट आ जाता है। तो अगर आप लोन ले भी रहे हैं तो आप पहले अपना पूरा जितना रिसर्च करना है आप करिए कि कहाँ से लेना है, कहाँ पे आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है, कहाँ पे
इंटरेस्ट कम है, कॉस्ट कम है, और उसके बाद एप्लीकेशन जो है वो आप एक या दो ही जगहों पे दीजिए जो आपने फाइनल करी है, ना कि आप हर जगह वो एप्लीकेशन दे के उसके बाद आप अपना बाकी का रिसर्च करना शुरू करें। बिल्कुल। तो इन बातों का ध्यान आप रख सकते हैं कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो बहुत जगह जाने के बजाय आप कोशिश करिए कि आप अपनी रिसर्च को बेहतर बनाएं, करियर ग्रोथ पर आपको फोकस करना है, और साथ ही कोशिश ये करिए कि क्रेडिट हिस्ट्री आप बना कर रखिए। मैम, अगर महिलाएं लोन, कहते हैं कि महिलाएं लोन चुकाने में भी बेहतर हैं, कुछ डेटा जो है वो सामने आते हैं, तो फिर अक्सर ऐसा क्यों होता है कि फाइनेंशियल फैसले जब लेने होते हैं तो उन फैसलों को महिलाएं घर के पुरुषों पर छोड़ देती हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो देखिए, सोसाइटी का कंडीशनिंग ऐसा है कि हमें ये बचपन से हमने देखा है और आसपास समझा है कि जहां तक निवेश या निवेश से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस है, ये पुरुषों का काम है। तो हमने जेंडर रोल दे दिया है कि इन्वेस्टमेंट्स मतलब पुरुषों का काम है, या कई बार हम बोलते हैं कि खाना बनाना सिर्फ महिलाओं का काम है। तो इस तरीके से वो कंडीशनिंग जो है वो कर दी जाती है, और उसके कारण बाय डिफॉल्ट क्या होता है, महिलाएं बोलती है अच्छा ये तो आपका काम है तो आप कर लीजिए, आप देख लीजिए। दूसरा इसमें ये हो जाता है कि आजकल बहुत सी महिलाएं काम कर रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, अपना खुद का काम कर रही हैं, और साथ साथ घर संभालना, बच्चों को संभालना, सब चीजों को देखना। तो ये सब चीजों को बैलेंस करते हुए उनको लगता है कि अच्छा, एक ये जहां तक मेरा निवेश या निवेश से रिलेटेड जो काम है वो कम से कम मेरे अगर हस्बैंड कर लें, या मेरे पिताजी कर लें, या मेरे भाई कर लें, तो एक मेरे को एक काम कम हो जाता है मेरे लिए। पर उसमें जो मेन चीज है वो ये है कि आप वो जब इस तरीके से आप डिसीजन ले रहे हो, उसका लॉन्ग टर्म पे आप पे क्या असर हो सकता है, वो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और तीसरा इसमें मैं आपको कारण बताऊंगी कि महिलाएं जो हैं, आप जनरली देखेंगे तो बहुत रिस्क अवर्स होती हैं। वो ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करती हैं। आप अगर अपनी लाइफ की भी चॉइसेस आप देखो तो हम बहुत ज्यादा रिस्की चॉइसेस नहीं लेते हैं, हम ज्यादा स्टेबल चॉइसेस लेना पसंद करते हैं। और जब आप निवेश की बात करो या फाइनेंस की बात करो तो बहुत बार उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत रिस्की वाला काम है, तो बेटर है कि कोई एक्सपर्ट ही इसको करे, रादर देन कि मैं जाके उसको उसमें करूं, और फिर अगर बाय चांस कुछ गलत हो गया, कुछ मेरा नुकसान हो गया, तो वो ब्लेम भी जो है वो मुझ पे आ जाएगा। तो वो सब कारणों से मैम, कई बार तो होता है ऐसा भी है कि जो घर के पुरुष होते हैं वो महिलाओं को शामिल भी नहीं करते हैं, या फिर जब वो खुद से इंटरेस्ट दिखाती हैं, इंटरेस्ट शो करती हैं कि हम भी फाइनेंशियल फैसले जो हैं वो ले सकते हैं, या हमें भी इसमें इंटरेस्ट है, वो जानने की कोशिश करती हैं, तो खुद पुरुष उन्हें मना कर देती हैं कि नहीं, ये तो तुम नहीं कर पाओगी। ऐसा क्यों है कि उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, जबकि वो बहुत अच्छे फैसले ले सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होता ही है, और ये बहुत कॉमन होता है कि जो है ये सब समझने के बाद अगर महिलाएं बोलती है कि चलिए आज से हम शुरुआत करेंगे और आज से हम जो है सब इन सब मामलों में बैठेंगे, तो पुरुष भी जो है उनको कंसिडर नहीं करते हैं। बट आई थिंक यहाँ पे महिलाओं को थोड़ा सा सशक्त होने की जरूरत है, और उन्हें ये समझने की और अपने पार्टनर्स को समझाने की भी जरूरत है कि देखिए, जब आप जिंदगी का साथ निभाने की बात करते हो और जो है आप बोलते हो कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मतलब मेरा 50% शेयर इस रिलेशनशिप में है, तो वो 50% हर एक डिसीजंस में होता है, वो खाली कुछ चुनिंदा जगहों पे नहीं काम करता है, बल्कि ओवरऑल काम करता है। और फाइनेंसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं जो आपकी ओवरऑल लाइफ और जर्नी को इम्पैक्ट करते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको वो थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा इस चीज के लिए कि आप जो है इस तरीके की कॉन्वर्सेशंस में भाग लीजिए, उसे सुनिए, उसे समझिए, और अपने आप को भी थोड़ा जो है नॉलेज और स्किल्स गेन कीजिए। आजकल इतनी इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप उसके बारे में पढ़िए, सुनिए, और
उसके बाद जब आप उस कॉन्वर्सेशन में बैठोगे और उन कॉन्वर्सेशंस में वैल्यू एडिशन दोगे, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी समझेंगे इस बात को, और वो देखेंगे कि हाँ, एक इंसान के पर्सपेक्टिव्स की बजाय अगर दो इंसान मिलके एक डिसीजन की तरफ चलते हैं तो उसका फायदा हमेशा ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मैम। और ये हम सभी को पता है कि महिलाएं बहुत अच्छे फैसले लेती हैं। जब पूरा घर संभाल सकती हैं तो फाइनेंशियल फैसले भी ले सकती हैं अगर उनमें कॉन्फिडेंस थोड़ा सा उनको उनके ऊपर कॉन्फिडेंस देखिए दिखाया जाए या फिर उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाए, तो बहुत अच्छे फाइनेंशियल जो भी प्लान्स हैं, फाइनेंशियल फैसले हैं, वो ले सकती हैं। मैम, क्या ऐसा है बैंक और एनबीएफसी अब महिलाओं को कुछ बेहतर लोन ऑफर या विशेष स्कीम भी दे रहे हैं? ऐसी कौन कौन सी स्कीम है या कौन कौन सी ऐसी ऑफर हैं जो महिलाओं के लिए खासतौर पर बहुत स्पेशल हैं? जी बिल्कुल, बहुत से बैंक्स और एनबीएफसीज जो है, अगर आप देखिए तो इंटरेस्ट जो होता है वो महिलाओं के, अगर महिलाएं लोन लेती हैं तो उसके लिए इंटरेस्ट का स्तर जो है वो थोड़ा सा कम होता है। उनको प्रोसेसिंग फीस, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब चीजों में भी रियायत दी जाती है। जहां तक होम लोन या गोल्ड लोन, इस तरह के लोन्स की बात करें हम। बिजनेस लोन्स ये एक एरिया है जहां पे महिलाओं का, अगर आप देखें तो महिलाओं का क्रेडिट ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रही हैं। तो गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे मुद्रा लोन हो गई, स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स हो गई, जहाँ पे आप बिना कुछ गिरवी रखे, बिना किसी कोलैटरल के जो है 20 लाख से 1 करोड़ तक का लोन जो है इन अलग अलग स्कीम्स में से ले सकते हैं। और ये सारी स्कीम्स बैंक और एनबीएफसी के थ्रू आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर कुछ महिलाएं हैं जो बहुत स्पेसिफिक है कि मुझे फूड केटरिंग बिजनेस में जाना है, तो इस तरीके के लिए अन्नपूर्णा स्कीम होती है जो बैंक्स के साथ आप ले सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके इक्विपमेंट और सेटअप, क्लाउड किचन सेटअप करने के लिए आपको बहुत मदद मिलती है। तो इस तरह की बहुत सी स्कीमें हैं जहाँ पे महिलाओं को कम दरों पे, कम इंटरेस्ट पे और कम प्रोसेसिंग फीस पे ये सारे लोन्स अवेलेबल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महिलाओं के लोन पोर्टफोलियो को देखा जाए मैम, तो लोन पोर्टफोलियो में तेजी से बढ़ोतरी भी हो रही है। अब क्या आप मानती हैं कि इंडियन इकोनॉमी पर इसका असर जो है वो पड़ सकता है, और कैसा असर पड़ेगा? इसका इंडियन इकोनॉमी में पहली बात तो डेफिनेटली असर पड़ेगा, और बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। देखिए, इसको दो तरीके से देखते हैं। मान लीजिए आपने लोन लिया, उसको किसी चीज को खरीदने में यूज किया, चाहे आप उसको घर खरीदने में लगा रही हैं या कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदने में लगा रही हैं, बट आप कुछ खरीद रही हैं उससे। जब आप कुछ भी ऐसा खरीद रही हैं तो ऑटोमेटिकली जो देश की जीडीपी है उस पे पॉजिटिव असर होता है, आपका कंजम्पशन बढ़ जाता है, आपका इकोनॉमी ग्रोथ बहुत बढ़ता है इन सब चीजों से, जब आप वो सब पैसों से खरीदारी कर रहे हो। तो दूसरा है कि अगर आप उसको अपने उद्योग में लगा रहे हो, जैसे कि मैंने हमें बताया कि हम देख रहे हैं कि बहुत महिलाएं जो है अपने खुद की बिजनेसेस शुरू कर रही हैं। अगर आप अपने उद्योग में लगा रहे हो तो इसका तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, क्योंकि आप एक तो अपना तो बिजनेस आप बढ़ाओगे ही, उसको तो तरक्की की तरफ लेके जाओगे, उसके साथ साथ आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हो दूसरे लोगों के लिए, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी जॉब्स क्रिएट कर रहे हो। जब उनको जॉब्स मिलेंगी तो वो भी पैसे कमाएंगे और वो भी जाके उसको जो है कहीं इन्वेस्ट करेंगे, कहीं खर्च करेंगे, तो डबल इफेक्ट हो जाता है उसका, जिसको हम लोग मल्टीप्लायर इफेक्ट बोलते हैं, जिससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपकी जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ में। और जैसे कि आपने बोला कि महिलाएं, अगर आप देखिए डेटा, तो इस लोन को चुकाने में भी बेहतर होती हैं। डिफॉल्ट रेट महिलाओं का बहुत कम है। इससे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये लोन्स देती हैं, प्रोवाइड करती हैं, उनका पोर्टफोलियो भी बहुत स्टेबल रहता है, उनके एनपीएस कम रहते हैं, तो उनके पास भी और क्षमता होती है कि वो और लोन्स जो है दे सके। तो फाइनेंशियल इकोनॉमी पे भी उसका जो है बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अभी हमने एक अपना जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज किया था मैम 8 मार्च को, वुमेन्स डे के मौके पर, और वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं आई थी।
कुछ महिलाओं से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि वो कमाती तो हैं, जैसे कि कोई टीचर हैं, अलग अलग प्रोफेशन में वो हैं, लेकिन वो निवेश नहीं करती हैं, निवेश से वो दूर रहती हैं। और उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट उन्हें सही नहीं लगता करना। ऐसा क्यों है? इसके पीछे की आप क्या वजह देख रही हैं? महिलाओं के सामने पैसे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी निवेश से जुड़ी जो तमाम फैसले हैं वो नहीं ले पाती हैं। उनका मानसिक और सामाजिक बाधाएं उनके सामने क्या आ जाती हैं जिसकी वजह से वो पीछे हट जाती हैं? अंजलि, ये बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट मैं खुद उस प्रोग्राम में शामिल थी 8 मार्च को, और मैंने भी महिलाओं से बात करी और ये चीज मुझे भी मैंने भी ऑब्जर्व करी। बहुत महिलाएं मेरे से जब बात करी तो उन्होंने बताया कि उनके हिसाब से देखिए, हमने पहला कदम लिया है कि हम बोलते हैं कि आपको अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है किसी भी महिला को, तो आपके पास कुछ ना कुछ इनकम का जरिया होना चाहिए। ठीक है, जब आपके पास कुछ इनकम का जरिया है तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। ये एक नैरेटिव है जहां से इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो महिलाओं की थी उसकी शुरुआत हुई। बट अब क्या हो गया है, अब महिलाओं के लिए अर्निंग और इन्वेस्टमेंट ये दो अलग चीजें होती हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप पैसे कमा रहे हैं, आपको कोई एक आय आ रही है, वो आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, वो आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ पहला कदम है। बिल्कुल। उसके बाद उस इनकम से आप क्या कर रहे हो, कितना सेव कर रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कैसे उसको बढ़ा रहे हो और वेल्थ क्रिएशन की तरफ लेके जा रहे हो, वो है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाता है। तो ये डिफरेंशिएशन जो है, ये एजुकेशन के थ्रू या अवेयरनेस के थ्रू महिलाओं तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैम। और अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि कई बार घर के पुरुष मना कर देते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगी। इवन वहाँ पर भी कुछ महिलाओं ने यही कहा कि हमारे जो हस्बैंड हैं या फिर हमारे फादर हो गए, वो मना कर देते हैं कि नहीं हम ये कर लेंगे, तुम बाकी दूसरा काम जो है वो कर लो। तो मुझे लगता है कि ये जो माइंडसेट है इसे बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैम, मैं आपके पास लौटूंगी और देखिए जल्दी से हम प्रोसेस बता देते हैं एक बार दर्शकों को कि क्या प्रोसेस है हमारे शो से जुड़ने का और अपने सवाल भेजने का। बहुत ही आसान सा तरीका है। शक्ति की समृद्धि हमारा शो है और आपको व्हाट्सएप पर जाना है। आपको SHAKTI शक्ति आपको टाइप करना है और उसके बाद अपना सवाल भेज देना है 9354027995 पर। इसके अलावा आप देखिए यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। अमर उजाला दी बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखिए सवाल आ गए हैं दर्शकों के। कुछ सवालों को हमने शामिल किया है। दिल्ली से पूजा शर्मा का सवाल आया है। उन्होंने पूछा है कि होम लोन में मैं और मेरे पति को बोरोअर हैं, किसी एक की मृत्यु के बाद बकाया लोन कौन चुकाएगा? मैम देखिए, जहां तक होम लोन की बात है, अगर आप को बोरोइंग या जॉइंट लोन लेते हैं कभी भी किसी भी प्रकार का, अगर किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में जो दूसरा बोरोअर है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो लोन को चुकाने के लिए। अगर स्पेसिफिकली होम लोन की बात करें तो बहुत बार आजकल जब आप होम लोन लेने जाते हैं तो आपको एक साथ में इंश्योरेंस दिया जाता है कि अगर बाय चांस किसी की अगर मृत्यु हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लोन चुकाने में आपकी मदद कर सकती है। तो आपको पहला तो ये देखना है कि ऑफ कोर्स अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोन चुकाने की को बोरोअर पे आ जाती है। बट अगर उसमें कोई इंश्योरेंस लिया गया है तो ऐसी स्थिति में आप वो इंश्योरेंस चेक कर सकते हो और इंश्योरेंस कंपनी के अगर उसमें नॉर्म्स में कवर्ड है तो वो लोन जो है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भी चुकाया जा सकता है। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल हम लेंगे देहरादून से सवाल पायल रस्तोगी का। इन्होंने पूछा है कि मैं अपना कार लोन कितनी जल्दी चुकाऊं जिससे कम से कम ब्याज उन्हें देना पड़े? देखिए, किसी भी लोन को अगर जल्दी चुकाना है तो जितना आप शुरुआत में उसको चुका सके, जितना ज्यादा प्रीपेमेंट आप शुरुआत में कर सकें उतना ही आपके लिए फायदेमंद होता है। स्पेशली पहले 1 साल 1-1.5 साल के अंदर अंदर अगर आप पार्ट पेमेंट्स अपनी जो नॉर्मल EMI रेगुलर जा रही है उसके ऊपर एक्स्ट्रा पार्ट पेमेंट्स अगर आप कर पा रही हैं तो उससे आपको काफी फायदा होगा।
बट अगर आपका लोन जो है ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है, मान लीजिए आपने 5 साल का लोन लिया है और 1 ही साल बचा है बकायदा, तो उस समय उसको क्लोज करने में ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि आप जितना इंटरेस्ट उस पे है, मेजर पार्ट ऑफ इंटरेस्ट आप पहले ही भर चुके हैं। अब जो आप भर रहे हैं 70 to 80% जो है वो आपका जो है आपका खुद का प्रिंसिपल ही है जो वापस आप पे कर रहे हैं, तो उस केस में उसको चुकाने का ज्यादा फायदा नहीं होता है। बट हाँ, एक चीज, अगर आप प्रीपेमेंट के बारे में बात करें कार लोन की, तो आपको ध्यान रखनी है कि बहुत बार आजकल कार लोन्स के प्रीपेमेंट में पेनाल्टीज रहती हैं, स्पेशली पहले 6 से 12 महीने के अंदर अंदर। तो आप उसको चेक कर लीजिए कि अगर कोई पेनाल्टीज तो नहीं है, और अगर पेनाल्टीज हैं तो किस अमाउंट तक हैं। ऐसा ना हो कि वो आप प्रीपेमेंट करने जाएं कि चलो मेरा फायदा हो जाए, पर वो पेनाल्टी इतनी ज्यादा हो कि फायदे की बजाय आपका नुकसान हो जाए। बिल्कुल। तो ये चीज एक ध्यान में रखिए जब भी आप लोन प्रीपेमेंट की तरफ जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए पायल रस्तोगी, और प्री पेमेंट अगर आपको करनी है ये आप जरूर चेक कर लें कि कहीं उसमें किसी तरीके की कोई पेनल्टी तो नहीं है। हिमा अरोड़ा का सवाल अहमदाबाद से ये पूछती हैं कि पैसों की अचानक जरूरत आन पड़े तो मैं अपनी एफडी तोड़वाऊं या पर्सनल लोन ले लूं। मुझे लगता है कि ये ऐसी समस्या कई लोगों के सामने आ जाती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब उन्हें आखिरकार क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए। देखिए, आइडियल सिनेरियो में तो दोनों ही नहीं करना चाहिए। आइडियल सिनेरियो में आपके पास एक इमरजेंसी फंड अलग से आपको बना के रखना चाहिए, जिसमें आप कम से कम, अगर हम थंब रूल की बात करें तो हम बोलते हैं 3 से 6 महीने के जो आपके खर्च हैं, रेगुलर खर्चे हैं, उसको आप अलग से सेविंग्स बैंक अकाउंट या किसी लिक्विड फंड में डाल के रखिए, ताकि कभी भी किसी भी तरीके की आपको जरूरत आन पड़े तो आप इसमें से पैसे निकालें, ना कि आप अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट को तोड़ें और उसमें से आप पैसे निकाल के उसमें डालें। तो ये आइडियल सिनेरियो है। बट मान लीजिए कि आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, या आप उसको ऑलरेडी पूरा यूज कर चुके हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें? नेक्स्ट स्टेप में भी अगर आपकी जरूरत बहुत ही कम समय के लिए है, आपको लग रहा है कि बस इसी टाइम को मुझे निकालना है, उसके बाद जो है मुझे कुछ वो पैसे आ जाएंगे और मैं ये अमाउंट चुका दूंगा या चुका दूंगी, तो उस केस में जो है आप एफडी को ब्रेक करने की बजाय एफडी के ऊपर ही लोन ले सकते हैं। और ये बहुत से बैंक्स जो हैं ये सुविधा उपलब्ध होती है बैंक्स के पास, और इसमें ज्यादातर आप देखें तो कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी भी नहीं होती है। इसका फायदा ये होता है कि आप अपना एफडी को तोड़ नहीं रहे हैं, और क्योंकि आपको पता है कि कुछ ही, ये सिर्फ कुछ इसी समय का जरूरत है और कुछ समय के बाद आप इसको वापस पे कर देंगे, तो आपकी एफडी भी पूरी सिक्योर रहती है इस तरीके से। बट अगर मान लीजिए कि आपकी जो जरूरत है वो थोड़े लंबे समय के लिए है, या आपके पास ऑलरेडी इतनी ईएमआई चल रही हैं, तो आपको और एक्स्ट्रा ईएमआई का बर्डन नहीं लेना है, या आपको जो है ये लोन चुकाने में आपको बहुत समय लग सकता है, तो उस केस में आप एफडी को तोड़ने का सोच सकते हैं या देख सकते हैं। जहां तक पर्सनल लोन की बात होती है, पर्सनल लोन आपका आइडियली लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि पर्सनल लोन पे जो है एक तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा जो है वो लेने के लिए आपको प्रोसेसिंग फीस और अलग अलग चार्जेस वगैरह भी उसमें ऐड हो जाते हैं। तो लास्ट ऑप्शन आप पहले की ऑप्शंस देखिए, पहले आप कोशिश करिए कि आप एक इमरजेंसी फंड बना के रखें, उसके बाद आप देखिए कि अगर शॉर्ट टर्म का रिक्वायरमेंट है तो आप एफडी के ऊपर लोन लेने का ऑप्शन रखें। तीसरा ऑप्शन अगर सीक्वेंस में चले तो आप देखिए अगर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है तो एफडी तोड़ने का भी सोच सकते हैं। और सारे अगर आप विकल्प कंप्लीट कर चुके हैं तो आखिरी जो आपका विकल्प होना चाहिए वो पर्सनल लोन की तरफ होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करती हैं आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब चलते हैं अपनी सहयोगी दिव्या के पास और जानते हैं लोन मार्केट में कैसी है महिलाओं की भागीदारी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। चलिए सभी दर्शकों को बताते हैं किस तरीके से लोन मार्केट में महिलाओं की भागीदारी इस वक्त नजर आ रही है। अलग अलग आंकड़े हमारे पास हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप पॉइंट देखेंगे तो भारत में महिला उधारकर्ताओं की संख्या जो है 8.9 करोड़ यानी कि लगभग 9 करोड़ तक पहुंच गई है। जो भी फीमेल बोरोअर्स हैं उनकी संख्या बढ़कर अब इतनी हो गई है। उसके अलावा देखें 2020 से लेकर 2025 के बीच महिलाओं के कर्ज लेने में
14% CAGR जो है दर्ज किया गया है। बढ़त इसमें लगातार नजर आ रही है। जिस स्पीड से महिलाएं जो है लोन मार्केट में एक्टिव हैं, ये आप देख सकते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की वृद्धि दर ज़्यादा है, यानी कि महिलाएं ज़्यादा एक्टिवली बोरोअर इस वक्त दिखाई दे रही हैं पुरुषों के कंपैरेटिवली। महिलाओं के लोन पोर्टफोलियो में भी अगर हम देखें तो 23.4% की सालाना वृद्धि यानी कि एनुअल वृद्धि जो है नजर आ रही है, और पुरुषों में ये आंकड़ा कम है, केवल जो है 16% का है। इसके अलावा अगर देखें महिलाओं के सक्रिय लोन में 14.8% की सालाना बढ़ोतरी भी नजर आ रही है। महिलाओं का डिफॉल्ट स्तर देखिए, महिला लोन ले ज़्यादा रही हैं और डिफ़ॉल्ट कम कर रही हैं, ये एक हाईलाइट है, बड़ी बात है नोटिस करने वाली। महिलाओं का डिफ़ॉल्ट स्तर जो है 2.8% है, वहीं पुरुषों का 3.3% है, यानी कि पुरुष लोन ले भी कम रहे हैं लेकिन डिफ़ॉल्ट ज़्यादा कर रहे हैं। महिलाओं को अगर देखें लोन ज़्यादा ले रही हैं लेकिन डिफ़ॉल्ट कम कर रही हैं, यानी कि समय से लोन को चुका भी देती हैं। कुल रिटेल लोन पोर्टफोलियो में महिलाओं की हिस्सेदारी 27.6% है, और सुरक्षित और बिजनेस लोन दोनों में ही महिलाओं की भागीदारी अब धीरे धीरे बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। तो ये वो तमाम आंकड़े थे जो हमारे पास है लोन मार्केट में महिलाओं की किस तरीके की भागीदारी इस वक्त देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया दिव्या इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, और महिलाओं का डिफॉल्ट रेट पुरुषों से कम है ये हमने देखा है, लेकिन मैम से जानते हैं कि क्या इसका मतलब ये है मैम कि महिलाएं नेचुरली ज्यादा फाइनेंशियल डिसिप्लिन्ड होती हैं? क्या यही वजह है कि महिलाओं का डिफॉल्ट रेट पुरुषों से कम है? देखिए, बिल्कुल महिलाओं का जो डिफॉल्ट रेट है वो पुरुषों से कम है। इससे ये तो बिल्कुल पता चलता है कि महिलाओं का जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो काफी बेटर है पुरुषों से। बट यहाँ पे 2-3 चीजों का और ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप अमाउंट्स देखें, जितना अमाउंट लोन महिलाएं लेती हैं वो पुरुषों के कंपैरिजन में वो एवरेज अमाउंट बहुत कम है। खाली पुरुषों के कंपैरिजन में कम नहीं है, इनफैक्ट उनकी जो खुद की भी एलिजिबिलिटी होती है। मान लीजिए अगर मैं एलिजिबल हूं कि मैं 10 लाख का लोन ले सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं शायद 2 या 4 लाख या 5 लाख का लोन ले रही हूँ उसमें से। तो मैं अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से भी कम लोन ले रही हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि महिलाएं जो है रिस्क कम से कम लेने की कोशिश करती हैं। तो ये सब फैक्टर्स भी हैं जो इंश्योर करते हैं कि उनका जो डिफॉल्ट रेट होता है वो कम रहता है, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो बेटर दिखता है। बिल्कुल मैम, अभी हमारी सहयोगी दिव्या ने बताया था कि रिटेल लोन में महिलाओं की हिस्सेदारी 27.6% है। अब इसमें से कौन से लोन ऐसे शामिल हैं, पर्सनल, एजुकेशन, बिजनेस लोन, कौन से ऐसे लोन शामिल हैं जिसकी वजह से महिलाओं की जो हिस्सेदारी है रिटेल लोन में वो 27.6% है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो गोल्ड लोन है, और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पिछले कुछ टाइम में आप देखिए तो सोने का भाव इतना ज्यादा बढ़ गया है। उसके कारण ये भी एक कारण है कि गोल्ड लोन्स जो है महिलाओं ने ज्यादा लिए हैं, और अमाउंट के केस में भी अमाउंट्स भी ज्यादा हायर अमाउंट्स के लिए हैं। तो टॉप पे गोल्ड लोन आएंगे, तकरीबन 40% 40 से 45% की रेंज है गोल्ड लोन्स की जो महिलाओं ने ली है टोटल लोन पोर्टफोलियो में। दूसरे नंबर पे आपके जो है एजुकेशन लोन्स और होम लोन्स आते हैं, जहां पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा है। और जैसे कि मैंने पहले हाईलाइट किया, तो एजुकेशन लोन्स और होम लोन्स की अगर आप बात करोगे तो तकरीबन 30 से 35% का रेंज रहेगा। और जो सबसे पॉजिटिव पर्सनली मुझे लगता है जो है वो है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन भी एक ऐसी एरिया है जहां पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में। इनफैक्ट 28% जो है उनका टोटल वैल्यू शेयर है बिजनेस लोन्स में। तो ये कुछ लोन्स हैं जहाँ पे महिलाओं का जो है पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा है। बिल्कुल। चलिए, कुछ दर्शकों के सवाल आ गए हैं, जल्दी से अपने प्रोग्राम में उन सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। उज्जैन से सवाल आया है, शैली सिंह का है। उन्होंने पूछा है मैम कि मुझे बिजनेस लोन लेना है, उसे लेने से पहले किन रिस्क को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिनको मैं पढ़ूँ तो आगे चल के मुझे किसी तरीके का कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी जो है वो मुझे ना देने पड़े। देखिए, बिजनेस लोन्स जब आप लेने जा रहे हैं तो पहली चीज तो आपको ये देखना है कि उस लोन के लिए आपको कुछ गिरवी रखना है या बिना कुछ गिरवी रखे ही आपको वो लोन मिल रहा है। पहला चीज तो ये देखने वाला है। और जहां पे आप कुछ गिरवी रखते हो उसका इंटरेस्ट जो होता है वो दूसरे कैटेगरी से अलग होता है। जनरली
जहाँ पे संभावना है कि आप कुछ कोलैटरल रख रहे हो उसके रेट कम होते हैं, जहाँ पे आप अगर आपके पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है तो वहां पे इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो पहला तो आपको ये देखना है कि क्या आप कुछ ऐसा है जो आप गिरवी रख के लोन लेना चाह रहे हो, या बिना कुछ इक्विपमेंट या कुछ बिजनेस का एसेट रखे आप लोन लेने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां से कॉस्ट का फर्क बहुत क्लियरली पता चल जाएगा। दूसरा चीज जो समझने की जरूरत है वो ये है कि जब भी आप बिजनेस लोन लेते हो तो आप एक एक्स्ट्रा जो है कॉस्ट अपने कैश फ्लो पे ऐड कर रहे हो। अब आपने वो जो लोन ले लिया है वो आपको हर महीने उसकी पेमेंट करनी ही करनी है, चाहे आप बिजनेस में मुनाफा ले रहे हो, मुनाफा कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, कैसे भी हो, वो रीपेमेंट होना बहुत जरूरी होता है। तो आप एक अपने कैश फ्लो के ऊपर जो है एक स्ट्रेन लेके चलते हो कि आपको वो पेमेंट करनी है। तीसरा ये है कि, और ऑफ कोर्स वो पैसे बाद में चुकाने हैं। तीसरा ये है कि अगर मान लीजिए आपने कभी भी किसी कारणवश आपकी कोई पेमेंट डिले हो गई या आप उसको नहीं भर पाए, उसका सीधा सीधा असर आपके क्रेडिट स्कोर पे जाता है, और बाद में कल को अगर आपको फिर से कहीं से भी लोन चाहिए होगा तो उसमें बहुत सी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। दोबारा वो लोन नया लोन लेने के पर्सपेक्टिव से आपको उसकी दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हो या वो पैसे नहीं चुका पा रहे हो तो आपके ओवरऑल बिजनेस पे भी उसका असर पड़ सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, आपका जो है बिजनेस बैंकरप्सी की तरफ भी जा सकता है। बहुत एक्सट्रीम है बट फिर भी क्योंकि रिस्क की बात हो रही है तो ये सब कुछ चीजें हैं जो समझने की जरूरत होती है। बिल्कुल, तो बिजनेस लोन लेना है तो ये जो रिस्क, ये जो पॉइंट्स मैम ने बताए हैं, इन रिस्क को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पटना से सवाल है सोनाली मेहता का, और ये जो सवाल उन्होंने पूछा है मुझे लगता है कि ये सवाल काफ़ी लोगों का रहेगा, क्योंकि कई बार फ़ोन पर जो क्विक लोन्स मिलते हैं तो कई बार लोग वो ले भी लेते हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि क्या क्विक लोन्स जो फ़ोन पर मिलते हैं वो सेफ होते हैं? देखिए, यहाँ पे दो तरीके के कंपनीज हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको क्विक लोन्स देती हैं। एक कैटेगरी जो है वो आरबीआई के अंडर आती है, आरबीआई के रेगुलेशंस के अंडर आती है, तो उनका जो भी प्रोसेस होता है वो पूरा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है। उन कंपनी से अगर आप लोन ले रहे हो, ऐसी इंस्टीट्यूट से लोन ले रहे हो, तो जनरली वो सेफ होती हैं। बट आज के टाइम पे बहुत सी अनरेगुलेटेड कंपनीज और प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां पे आपको लोन की सुविधा उपलब्ध है। ऐसी जगहों पे आपका जो रिस्क है वो थोड़ा बढ़ जाता है। आपको पहला तो ये देखने की जरूरत है कि क्या ये रेगुलेटेड है या ये अनरेगुलेटेड रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ, या नॉन रजिस्टर्ड है ये कंपनीज आरबीआई के साथ। दूसरा, अगर आपको ऐसा कुछ ऑफर मिल रहा है लोन का जो एकदम बिल्कुल ही अद्भुत और टू गुड टू बी ट्रूथ जैसा साउंड कर रहा है कि बिल्कुल ही कम इंटरेस्ट रेट पे आपको अच्छा खासा लोन दे रहे हैं, या इस तरीके का पिच दे रहे हैं कि आपको कोई डॉक्यूमेंट की देने की जरूरत नहीं है, ये सब काम कर, मतलब ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, इस तरीके की अगर पिचिंग हो रही है तो ये सब जो है ये वार्निंग साइंस हैं जो आपको देखने चाहिए कि इस तरीके के ऑफर्स को आप जो है थोड़ा अपना रिसर्च करके समझ के ही उसको आगे बढ़िए उसकी तरफ, और उसको समझिए। और तीसरा जो आप कर सकते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल होती है, तो आप जिन्होंने ऑलरेडी उन कंपनी से या उन जगहों से लोन लिए हैं उनका रिव्यूज भी चेक कर सकते हो इंटरनेट पे कि किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस रहा है और किस तरीके का उनका जो है पूरा प्रोसेस रहा है। उससे भी आपको काफी मदद मिलती है ये समझने के लिए कि ये सेफ है कि नहीं है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई बार लोग ऐसे फ़ोन कॉल्स में जो लुभावने ऑफ़र दिए जाते हैं क्विक लोन्स को लेकर, या आरओआई बहुत कम करने को कहा जाता है, तो उसको लेकर समझना भी चाहिए और पहले रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपको आरओआई कम करके बताया जा रहा है कि कहीं बाद में आपको उसका भुगतान तो नहीं करना पड़ेगा, ये आपके लिए नुकसान तो नहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि, और बहुत धन्यवाद सब दर्शकों का जिन्होंने ये शो को देख रहे हैं, और अमर उजाला टीम का
मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। जी, तो देखिए साफ है कि आज की महिला सिर्फ कमाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि आर्थिक फैसलों में भी अपनी मजबूत भागीदारी दर्ज करा रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं तेजी से क्रेडिट सिस्टम का हिस्सा बन रही हैं और कर्ज चुकाने में भी उनका रिकॉर्ड बेहतर है। लेकिन असली सशक्तिकरण तभी होगा जब महिलाएं सिर्फ कमाई ही नहीं बल्कि बचत, निवेश और कर्ज से जुड़े हर फैसले में भी आत्मनिर्भर बने। नमस्कार, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ।